इसे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया उसको डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो के अंदर हम एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया को डिस्कस करेंगे। दो ही मेन लिनेज हैं जिन पे पहले भी बात कर चुका हूँ। एक लिम्फाइड लिनेज होती है और एक माइलॉइड लिनेज होती है। इन दोनों के अंदर कौन सी सेल टाइप्स आ रही हैं उनका आपको आइडिया होना ज़रूरी है ताकि आप ल्यूकीमिया को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो इससे प्रीवियस हम एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया को डिस्कस कर चुके हैं जिसके अंदर हमने बी लिम्फोब्लास्ट और टी लिम्फोब्लास्ट इनको देखा कि इनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो रही थी। और इस वीडियो के अंदर हम चूँकि एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया को देख रहे हैं तो इसमें जो माइलॉइड लिनेज के अंदर इमेच्योर सेल्स आ रहे हैं यानी एरिथ्रोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट, मेगाकैरियोब्लास्ट, इनको डिस्कस करेंगे। इनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो रही होगी तो इनको हम कहेंगे कि ये एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया है। और एक्यूट और क्रॉनिक में मेजर फ़र्क भी यही था, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि एक्यूट के अंदर इमेच्योर सेल्स जिनके एंड पे आमतौर पे ब्लास्ट आ रहा होता है ये इन्वॉल्व होते हैं, और क्रॉनिक ल्यूकीमियाज जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे उनमें मेच्योर सेल्स की नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है और मेच्योर सेल्स इन्हीं इमेच्योर सेल्स से आगे बन रहे होते हैं। जिस तरह से लिम्फाइड लिनेज में इन ब्लास्ट सेल से आगे ये वाले मेच्योर सेल्स बन रहे हैं और इस तरह माइलॉइड लिनेज में ये जो इमेच्योर सेल्स हैं इनसे आगे मेच्योर सेल्स ये वाले बन रहे हैं। तो इनको हम आगे डिस्कस करेंगे क्रॉनिक के अंदर। फ़िलहाल हम एरिथ्रोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट और मोनोब्लास्ट, मेगाकैरियोब्लास्ट जो इमेच्योर सेल्स हैं जो माइलॉइड लिनेज के अंदर आ रहे हैं और ये एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया काज कर रहे हैं, इनको डिस्कस करेंगे। तो वही बात लिखी हुई है कि नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ इमेच्योर माइलॉइड सेल्स, वो तमाम सेल्स जो माइलॉइड लिनेज के अंदर आ रहे हैं उनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होगी और ये 20% से ज़्यादा हो जाएंगे बोन मैरो के अंदर। ये बात भी आपने याद रखनी है कि अगर 20% से ज़्यादा हैं तो वो एक नियोप्लास्टिक या ल्यूकीमिया वाली कंडीशन है, लेकिन अगर 20% से कम है तो वो हो सकता है किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी और वजह से भी हो सकते हैं, लेकिन वो कैंसरस कंडीशन नहीं होगी। अगर 20% को क्रॉस कर जाएंगे तब ही हम उनको नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन कहेंगे। सेकंड पॉइंट है कि माइलोब्लास्ट्स आर पॉजिटिव साइटोप्लाज्मिक स्टेनिंग फॉर माइलोपेरोक्सीडेज या MPO स्टेनिंग। तो ये भी बात आपने याद रखनी है कि जो ये माइलॉइड लिनेज है इसके अंदर जो माइलोब्लास्ट हैं यानी बाकी भी मुख्तलिफ सेल्स इमेच्योर सेल्स जो इस लिनेज के अंदर आ रहे हैं उनमें से ख़ास इनकी क्या बात है कि ये MPO स्टेनिंग के लिए पॉजिटिव हैं, यानी कि जब भी इनके सेल्स के ऊपर माइलोब्लास्ट के ऊपर माइलोपेरोक्सीडेज की स्टेनिंग करेंगे, MPO स्टेनिंग इसको कहा जाता है। ये फ़र्ज़ कर लो कि ये सेल है, एक माइलोब्लास्ट सेल है, तो इसके ऊपर आपने MPO स्टेनिंग अप्लाई किया है तो इसका जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर आपको क्रिस्टल्स नज़र आएंगे, इनको कहा जाता है आयोराड्स। तो ये MPO स्टेनिंग की वजह से ये आयोराड्स उसके साइटोप्लाज्म के अंदर आपको नज़र आते हैं। ये किन की खासियत है? ये माइलोब्लास्ट के अंदर आपको नज़र आता है, बाकी मोनोब्लास्ट या मेगाकैरियोब्लास्ट उनके अंदर अगर आप MPO स्टेनिंग करेंगे तो उनमें आयोराड्स नज़र नहीं आएंगे, ये माइलोब्लास्ट के अंदर होंगे या इनकी वजह से आगे हम डिस्कस करेंगे माइलोब्लास्ट की वजह से प्रो माइलोस्टिक ल्यूकीमिया होता है तो उसकी डायग्नोसिस ख़ास तौर पे इन आयोराड्स के ज़रिए की जाती है या MPO स्टेनिंग के ज़रिए पता चल सकता है कि ये कौन से सेल्स जो हैं वो ल्यूकीमिया काज करवा रहे हैं। तो वही बात है, क्रिस्टल्स एग्रीगेट ऑफ MPO में बी सीन एज आयोराड्स, तो ये आपको इन रॉड्स की फॉर्म में जो MPO जब आपने अप्लाई की इन माइलोब्लास्ट के ऊपर तो ये आपको साइटोप्लाज्म में नज़र आएंगे। और ये जो माइलॉइड ल्यूकीमिया होता है ये आम तौर पे अडल्ट्स के अंदर होता है 50 to 60 ईयर्स की एज में। उसके बाद इसी AML की टाइप्स लिखी हुई हैं और ये टाइप्स उसी बेस पे हैं जो हमने ये लिनेज देखी थी। इसके अंदर जो जो सेल्स आ रहे थे माइलोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट, मेगाकैरियोब्लास्ट, इन्हीं की बेस पे ये 3 तरह के यहाँ पे ल्यूकीमियाज लिखे हुए हैं। एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया है जो कि प्रोमाइलोसाइट्स की नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन की वजह से होता है और ये प्रोमाइलोसाइट्स दरअसल इमेच्योर प्रीकर्सर सेल्स हैं जो मेच्योर हो के आगे ग्रेनुलोसाइट्स बनाते हैं, जिस तरह से
न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स वगैरह। तो वही चीज़ लिखी हुई है, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ प्रोमाइलोसाइट्स। अच्छा, ये जो एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया है, इनके अंदर प्रोमाइलोसाइट्स, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैं इससे प्रीवियस बात कर चुका हूँ कि साइट अगर एंड पे आ रहा हो तो वो मिच्योर सेल्स होते हैं, लेकिन ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसके एंड पे साइट आ रहा है लेकिन ये मिच्योर नहीं है, बल्कि ये प्रोमाइलोसाइट्स ये प्रिकर्सर हैं ग्रेनुलोसाइट्स के, और ये इमेच्योर्स ही हैं। तो ये इमेच्योर हैं, इनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होगी तो एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया होगा। तो अब इसकी मेन वजह क्या है, क्यों हो रहा होता है? क्योंकि इसके अंदर ट्रांसलोकेशन हो जाती है रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर की क्रोमोसोम नंबर 17 से 15 पे। ये ट्रांसलोकेशन आपने याद रखनी है, इसको ट्रांसलोकेशन 15, 17 इस तरह से लिखा जाता है। इसकी वजह से, इस ट्रांसलोकेशन की वजह से ये वाला एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया होता है। और इस म्यूटेशन या ट्रांसलोकेशन की वजह से असल में हो क्या रहा होता है कि जो प्रोमाइलोसाइट्स हैं, जो कि इमेच्योर सेल्स हैं, जिनसे आगे मिच्योर सेल्स बनने थे, यानी इनकी बात हो रही है, जो इनके प्रिकर्सर सेल्स हैं प्रोमाइलोसाइट्स, वो मैच्योर नहीं हो पा रहे। इनसे आगे इनकी मैचुरेशन से न्यूट्रोफिल बनने थे, बेसोफिल्स, एओसिनोफिल्स बनने थे। तो जब ये रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर की ट्रांसलोकेशन हो गई तो इसकी वजह से ये जो मैचुरेशन का प्रोसेस था, जो इन्होंने मिच्योर हो के आगे ये वाले सेल्स बनाने थे जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है, तो ये वाले सेल्स नहीं बनेंगे। तो बल्कि ये क्या होगा कि प्रोमाइलोसाइट्स जो हैं ये अकामुलेट होके फिर ये एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया काज कर देंगे। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? एट्रा या आल ट्रांस रेटिनोइक एसिड को कहा जाता है। ये आप देंगे तो इसकी वजह से ये रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर पे जाके लगेगा और वो इमेच्योर सेल्स को, यानी कि माइलोब्लास्ट को, इनके जो मैच्योर सेल्स हैं न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एओसिनोफिल्स, उसके अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये एट्रा इमेच्योर को मैच्योर के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और इन्हीं की मैच्योर सेल्स की एक नॉर्मल अमाउंट में बॉडी को ज़रूरत होती है। तो ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। और उसके बाद मैंने ये बात भी पहले आपको बता दी कि क्रिस्टल एग्रीगेट ऑफ MPO में बी सीन एज आयोराड्स। तो ये भी खासियत है इनकी माइलोब्लास्ट की या प्रोमाइलोसाइट्स की कि ये MPO स्टेनिंग के लिए पॉजिटिव हैं, और जब भी आप ये स्टेन अप्लाई करेंगे तो आपको आयोराड्स साइटोप्लाज्म के अंदर नज़र आएंगे। तो ये इस कैटेगरी को हमने देख लिया। उसके बाद आप आ जाएं मोनोब्लास्ट के ऊपर। तो इनकी वजह से क्या होता है, एक्यूट मोनोसिटिक ल्यूकीमिया होता है, यानी इसके अंदर एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ मोनोब्लास्ट हो जाती है। इसको एक्यूट मोनोसिटिक ल्यूकीमिया कहेंगे। इसको आप किस तरह से डायग्नोज कर सकते हैं? इनफिल्ट्रेट गम, यानी कि गम्स हाइपरप्लेजिया हो जाता है एक्यूट मोनोसिटिक ल्यूकीमिया की वजह से। और बाकी MPO स्टेनिंग के लिए ये पॉजिटिव नहीं है। वो आपने याद रखना है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको MPO स्टेनिंग पॉजिटिव एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया के अंदर नज़र आएगी। उसके बाद एक्यूट मेगा कैरियोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, जो कि मेगा कैरियोब्लास्ट इनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन की वजह से होता है, उसके बारे में लिखा हुआ है। और ये आम तौर पे चिल्ड्रंस के अंदर जिनकी एज 5 साल से कम होती है, उनके अंदर डाउन सिंड्रोम के साथ ये मौजूद होता है। डाउन सिंड्रोम होता है मेरे ख्याल से जिसमें जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी एक नॉर्मल जो तादाद होती है 46, उससे ज़्यादा हो जाती है। और बाकी MPO स्टेनिंग का इनके ऊपर भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। तो ये आपने याद रखनी है 2-4 चीज़ें कि माइलॉइड लिनेज के अंदर ये जो माइलोब्लास्ट हैं या प्रोमाइलोसाइट्स हैं, इनकी वजह से प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया होता है। और ये MPO स्टेनिंग के लिए पॉजिटिव है, यानी कि साइटोप्लाज्म में आपको आयोराड्स नज़र आएंगे। और इसके अंदर कौन सी ट्रांसलोकेशन होती है वो आपने देख ली कि इसके अंदर 15, 17 ट्रांसलोकेशन होती है। और उसकी वजह से होता क्या है कि जो मैचुरेशन का प्रोसेस है वो नहीं होता, इमेच्योर सेल्स मैच्योर नहीं हो रहे होते। उसके बाद एक्यूट मोनोसिटिक ल्यूकीमिया, वो मोनोब्लास्ट की नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन की वजह से होता है। और इसके अंदर आपने क्या याद रखना है कि इसको आप डायग्नोज कर सकते हैं
गम्स हाइपरप्लेजिया अगर गम्स का हुआ हो तो आप कह सकते हैं कि उसको एक्यूट मोनोस्टिक ल्यूकीमिया है। और उसके बाद एक्यूट मेगा कैरियोब्लास्टिक, इसके अंदर मेगा कैरियोब्लास्ट इनकी एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होगी और यह आमतौर पे डाउन सिंड्रोम के साथ आपको नज़र आएगा। इसके अलावा एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया ये प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्लेजिया की वजह से भी हो सकता है। यानी वो तो हमने सेल्स की बात की कि इन सेल्स की वजह से हो सकता है, लेकिन अगर बॉडी के अंदर कोई डिस्प्लेजिया चल रहा है पहले से, आपको पता है कि कैंसर अचानक ही नहीं हो जाती बल्कि इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले मेटाप्लेजिया होता है, फिर डिस्प्लेजिया होता है। अगर इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल ना किया जाए तो फिर एट दी एंड कैंसरस कंडीशन आ जाती है। तो वही बात कर रहा है कि ये जो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया है ये किसी प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्लेजिया की वजह से भी हो सकता है। जिस तरह से माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम है, ये अब कैंसरस कंडीशन नहीं है, ये किस्म का सिंड्रोम है और इसको अगर ट्रीट ना किया जाए तो ये भी AML काज कर सकता है। और इसके अंदर क्या होता है ख़ास तौर पे इंक्रीज्ड ब्लास्ट सेल्स, यानी कि वो जो हम बात कर रहे थे कि इमेच्योर सेल्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, इसके अंदर भी वो ज़्यादा हो जाते हैं लेकिन 20% से वो कम होते हैं। 20% से कम होने की वजह से हम इसको कैंसरस नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें हमने क्या देखा था कि ये जो कंडीशन होती है इसके अंदर 20% से ज़्यादा हो जाती है मिकदार नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन जो होती है। और इस केस के अंदर अगर 20% से कम है तो ये कैंसरस नहीं है बल्कि एक डिस्प्लेजिया है, लेकिन अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये कन्वर्ट हो सकता है AML के अंदर। इसके अंदर ख़ास आपको क्या नज़र आएगा, हाइपर सेलुलर बोन मैरो के अंदर सेल्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है। साइटोपिनिया हो सकता है। साइटोपिनिया का मतलब ये होता है कि जो मैच्योर सेल्स हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि वाज़ेह है जब आपके ब्लास्ट सेल्स या इमैच्योर सेल्स वो ज़्यादा हो रहे हैं और वो आगे मैच्योर नहीं हो रहे तो मैच्योर सेल जो हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। जिस तरह से RBCs हैं, WBCs हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स वगैरह, उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। और उसके अलावा एबनॉर्मल मैचुरेशन ऑफ दी सेल्स, यानी वही मैचुरेशन का प्रोसेस वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा होगा जिसकी वजह से मैच्योर सेल्स कम हो जाएंगे। और इसकी वजह क्या है, क्यों ये माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम होता है? एक्सपोजर टू अल्काइलेटिंग एजेंट और रेडिएशंस या अल्काइलेटिंग एजेंट्स के साथ अगर एक्सपोजर हो रहा तो उसकी वजह से ये हो सकता है। तो ये एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया था और इससे नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो क्रोनिक ल्यूकीमियाज़ हैं उसके अंदर लिम्फाइड लीनेज के जो क्रोनिक ल्यूकीमियाज़ हैं और फिर माइलॉइड लीनेज के क्रोनिक ल्यूकीमियाज़, उनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।